दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज पंचायत सीजन 4 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो पहले सीजन 3 की थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि सीजन 4 समझने में दिक्कत ना हो। तो सीजन 3 के एंड में सचिव जी को गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने भूषण को चाटा मार दिया, जिसके बाद वहाँ विधायक और उसके आदमियों से सचिव जी की लड़ाई हो गई और ये मामला थाना पहुँच गया था। वहीं प्रधान जी पर किसी ने गोली चलवाई थी। अब आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सचिव जी और उसके मौसी के लड़के को साथ में देखते हैं, जो सचिव जी से मिलने आया था। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्हें जेल से छोड़ दिया गया है, पर उस भूषण ने एक केस कर दिया कि सचिव जी ने उस पर हाथ उठाया है। इसी कारण सचिव जी टेंशन में होते हैं कि अब इस केस से उनका करियर खराब ना हो जाए, क्योंकि उन्हें एमबीए करनी है और अगर वो जेल गए तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि सचिव जी ने अपना एग्जाम दे दिया है और अब बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तब यहाँ सचिव जी को उनका कजन थोड़ा मोटिवेट करके वहाँ से अपने घर चला जाता है। इधर हम प्रधान जी को देखते हैं जिनके हाथ में गोली लगी थी, इसलिए वो ज्यादातर घर पर ही रहते थे और उनका ख्याल रिंकी और मंजू देवी रखती हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि प्रधान जी पर आखिर गोली किसने चलवाई थी। फिर रात में जब सचिव जी सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये सोच कर नींद नहीं आती कि कहीं भूषण के केस के कारण उन्हें जेल न जाना पड़े। तब वो सीधा प्रहलाद को फोन करके शराब के बारे में पूछते हैं कि थोड़ी पड़ी हो तो लाओ मन हल्का कर लूं। तब प्रहलाद उन्हें सीधा अपने घर बुला लेता है और ये दोनों जाम लगाने लगते हैं। वहीं हम विकास और उसकी पत्नी खुशबू को देखते हैं, जो ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें जो प्रहलाद ने पैसे दिए हैं वो उसका क्या करें। असल में प्रहलाद को उनके बेटे के शहीद होने के कारण सरकार ने कुछ पैसे दिए थे, जो कि प्रहलाद ने विकास को दे दिए। तब यहाँ खुशबू कहती है कि वो 40 लाख हैं, तो हम अच्छी सी जमीन ले लेते हैं और बाकी जो पैसा बचेगा उसका सोना ले लेंगे। तभी इन्हें आवाज आती है किसी के जोर जोर से चिल्लाने की और पता चलता है कि ये तो सचिव जी हैं, जिसे दारू चढ़ गई है और प्रहलाद से वो कह रहे हैं कि आज मैं उस भूषण को छोड़ूंगा नहीं, आज उसे अच्छे से पीटूंगा, उसके कारण मेरे ऊपर केस हुआ है। उसी समय वहाँ विकास भी आ जाता है और वो सचिव जी को समझाने लगता है, लेकिन सचिव जी तो मानने को तैयार ही नहीं थे। तब विकास कहता है कि अब भूषण को मारोगे तो बिना केस के जेल जाना होगा और ना जाने कितनी और धाराएं लग जाएं। ये सुनकर सचिव जी शांत हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो ऐसा करता हूँ, उस भूषण से माफी मांग लेता हूँ, शायद वो शांति से केस वापस ले लेगा। ये सुनकर ये लोग सीधा भूषण के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी रात को ये लोग भूषण को बुलाएंगे कैसे। अब ये दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि सचिव जी गेट ताप कर जाने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो एक गमला तोड़ देते हैं, जिसकी आवाज से क्रांति देवी और भूषण दोनों चोर चोर चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। फिर यहाँ सचिव जी भूषण से बड़े प्यार से माफी मांगते हैं और भूषण भी सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करूं। फिर काफी सोचने के बाद भूषण कहता है कि प्रधान जी ने हम पर केस किया है कि मैंने उन पर गोली चलवाई है। अगर प्रधान जी मेरे ऊपर से केस वापस ले लेंगे तो मैं भी अपना केस वापस ले लूंगा। जो सुनकर सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं कि मैं प्रधान जी से इस बारे में बात कैसे करूंगा। खैर अब अगले दिन प्रहलाद और विकास सचिव जी के तरफ से प्रधान जी से केस वापस लेने के लिए कहते हैं, तो प्रधान जी भी मान जाते हैं कि हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन सचिव जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं हम देख पाते हैं कि रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी भी अच्छी चल रही है। इधर विधायक एक आदमी को पीट रहा होता है कि बताओ किसने उस प्रधान पर गोली चलाई और उसने मेरा नाम फंसा दिया है। यानी प्रधान ने गोली नहीं चलवाई थी और उसे भी अपना नाम क्लियर करवाना था, क्योंकि प्रधान ने भूषण के साथ साथ उस पर भी केस कर दिया था। तभी वहाँ भूषण विधायक को आकर बताता है कि वो प्रधान जी मेरे ऊपर से केस वापस लेने वाले हैं। इस पर विधायक कहता है कि उससे कहो कि हमारे ऊपर से भी केस वापस ले ले, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर भूषण सोच में पड़ जाता है कि ये बात मैं प्रधान से कैसे करूंगा। इसके बाद ये लोग सीधा थाने पहुंचते हैं और वहाँ भूषण आता ही कहता है कि मेरी एक और शर्त है, आपको विधायक से भी अपना केस वापस लेना होगा। जो सुनकर मंजू देवी इसके लिए भी मान जाती है और जैसे वो लोग पुलिस वाले से अपना केस वापस लेने की बात करते हैं, तो पुलिस वाला कहता है कि अगर आपने केस वापस ले लिया तो अब सवाल यह है कि आप पर गोली चलवाई किसने थी, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है तो लोगों को यही लगेगा ना कि प्रधान जी ने खुद पर गोली चलवाई थी वोट पाने के लिए। ये सुनकर सब टेंशन में आ जाते हैं। फिर ये लोग बाहर आकर डिस्कस करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब सचिव जी प्रधान जी से कहते हैं कि आप केस वापस मत लीजिए, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, मेरे ऊपर लगा केस मैं खुद हैंडल कर लूंगा, वरना लोग
आप पर सवाल उठाएंगे कि गोली आपने खुद ही चलवाई थी। तभी वहाँ विनोद आता है जो बताता है कि भूषण भाई की एक और शर्त है कि आपको उस विधायक का घोड़ा उसे वापस करना होगा। जो सुनकर इन लोगों को गुस्सा आ जाता है कि ये लोग शर्त बढ़ाते जा रहे हैं और फिर थोड़ा सोचकर ये लोग बिना केस वापस लिए ही चले जाते हैं। अब जैसे ये बात पुलिस वाले को पता चलती है तो वो भूषण को गरियाने लगता है कि जब अच्छा खासा केस हट रहा था तो ये शर्तें बढ़ाने के लिए किसने कहा था। जो सुनकर भूषण भी उदास हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सचिव जी, प्रहलाद और विकास के साथ सरकारी स्कूल में आते हैं टॉयलेट देखने के लिए। असल में अब चुनाव आ गए थे तो ये लोग प्रचार यहीं से शुरू करने वाले थे सफाई करके, जिससे मंजू देवी को लोगों से ज्यादा वोट मिले। पर जैसे ही मास्टर जी उन्हें टॉयलेट दिखाते हैं तो उसका हाल देखकर तो सचिव जी उल्टी कर देते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि टॉयलेट की जगह कुछ और एरिया देखते हैं जहां सफाई की जा सकती है, क्योंकि टॉयलेट का हाल तो बहुत ही बुरा था। इसके बाद ये लोग हर जगह देखने लगते हैं ताकि सबसे गंदी जगह की सफाई करके प्रधान जी हीरो बन जाएं। वहीं भूषण माधव और विनोद को भी यही कह रहा था कि इस बार प्रधान बनने के लिए हमें दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी क्रांति देवी को चुनाव में खड़ा करने वाला था। फिर जब सचिव जी टंके के पास की जगह सफाई करने के लिए फाइनल कर देते हैं तो ये बात प्रधान जी को भी बता देते हैं कि कल आपको सफाई करने यहाँ आना होगा। इसी बारे में रिंकी भी सोशल मीडिया पर डाल देती है ताकि फुलेरा गांव के सारे लोग सफाई के दौरान वहाँ मौजूद हों और इससे प्रधान की छवि और भी अच्छी हो जाए। लेकिन अगली सुबह सब उल्टा हो जाता है और सचिव जी देखते हैं कि टंकी के पास वाली जगह की सफाई तो भूषण और उसके लोग कर रहे हैं, जिन्होंने रिंकी की पोस्ट पढ़ के उसका फायदा उठा लिया। और ये बात जानकर तो प्रधान जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो सोचने लगते हैं कि हम करें क्या, क्योंकि ये भूषण तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी मंजू देवी पूछती है कि ये बताओ सबसे गंदी जगह कौन सी है पूरे गांव में। तो सचिव जी बता देते हैं कि स्कूल की टॉयलेट सबसे गंदी है। ये सुनकर मंजू देवी उसी को साफ करने के लिए चल देती हैं और यहाँ भूषण ने माधव को इन पर नजर रखने के लिए भेज रखा था। फिर जब मंजू देवी अपने ग्रुप के साथ सफाई करने के लिए जा रही होती है तो भूषण रास्ते में कहता है कि आप जहाँ भी सफाई करने जा रही हैं हमें भी साथ ले लीजिए, इससे ज्यादा सफाई हम लोग मिलकर कर पाएंगे। अब यहाँ सारे ही लोग देख रहे थे इसलिए मंजू देवी उन्हें भी साथ चलने को कह देती हैं। फिर ये लोग चलते चलते स्कूल पहुँच जाते हैं और मंजू देवी चाह रही थी कि टॉयलेट वही साफ करे ताकि लोग उनकी बढ़ाई कर सके। तब यहाँ क्रांति देवी और मंजू देवी के बीच में झगड़ा होने लगता है, जिसमें भूषण का ग्रुप और प्रधान जी का ग्रुप आमने सामने था और अब टॉयलेट साफ करने को लेकर लड़ाई हो रही थी। तभी यहाँ गुस्से में मंजू देवी कहती हैं कि इस भूषण ने मेरे पति पर गोली चलवाई है, इससे ज्यादा कोई कैसे गिर सकता है। जो सुनकर क्रांति देवी बहस करने लगती है कि मेरे पति ने कोई गोली नहीं चलवाई। और अब पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने के बाद क्रांति देवी भूषण, विनोद और माधव को साथ लेकर वहां से जाने लगती है और गांव वाले भी गोली चलने के बारे में बात कर रहे थे। फिर थोड़ा आगे चलकर भूषण को एक आइडिया आता है तो वो माधव और विनोद से कहता है कि मैं एक चाल चलने वाला हूँ, इसलिए जो भी यहाँ होगा वो किसी से बताना मत। ये कहकर वो अपना माथा फोड़ लेता है। वहीं यहाँ मंजू देवी ने जैसे तैसे करके टॉयलेट साफ कर दिया था, जिसे देखकर गांव वाले उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी वहाँ पर क्रांति देवी भूषण को लेकर आती है जिसके सर से खून बह रहा था और वो बताते कि आपके इल्जाम लगाने से गांव वाले हम पर भड़क रहे हैं और किसी ने पत्थर मारकर इनका सर फोड़ दिया। एक तरह से क्रांति देवी सिंपैथी चाह रही थी। फिर क्रांति देवी कहती है कि अब आप चाहे कितने भी पत्थर चलवा लो, लेकिन इस बार चुनाव में पूरा हिसाब होगा और जो आपका साथ दे रहे हैं ना, मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाली। एक तरह से यहाँ क्रांति देवी सचिव जी को देखकर ये सब कह रही थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में प्रधान जी अपने लोगों से कह रहे थे कि पता करो इस भूषण को जाते समय पत्थर किसने मारा। फिर वह विकास आकर मिठाई खिलाता है और बताता है कि हमने शहर के पास एक जमीन ले ली है। जो सुनकर सब काफी खुश होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि विनोद और माधव आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि क्रांति देवी के प्रधान बनने के बाद इनमें से कोई एक उप प्रधान बनेगा। इसी बात को लेकर इनकी बहस हो रही थी। तभी वह प्रधान जी इन दोनों को बुलाते हैं कि आओ प्रसाद ले लो, विकास ने पूजा कराई है। जिस पर विनोद तो प्रसाद का नाम सुनकर आ जाता है, लेकिन माधव साफ मना कर देता है क्योंकि वो तो भूषण का खास आदमी था। यहाँ तक कि जब विनोद लड्डू खा रहा होता है तो वो उसे भी खूब सुनाता है कि भूषण भाई को धोखा देकर तूने अच्छा नहीं किया, लेकिन विनोद तो अपने में ही मगन था। इसके बाद ये बात माधव भूषण को बताता है कि इसने प्रधान जी का लड्डू खाया है। तब
भूषण भी विनोद को काफी सुनाता है। ये सब सुनकर विनोद कहता है कि अभी उस प्रधान को उसका लड्डू वापस करके आता हूँ। तब वो ये सोचकर निकलता है कि एक लड्डू खरीद कर वापस कर दूंगा, लेकिन रास्ते में उसे खुशबू मिल जाती है जो जमीन लेने की खुशी में अपनी साइड लड्डू बांट रही थी। तब विनोद उसी से लड्डू मांग लेता है और पूछता है कि किस बात की पूजा थी तुम्हारे घर पर। तब खुशबू बताते कि हमने शहर के पास जमीन ली है। हालांकि फिर विनोद लड्डू लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा पंचायत ऑफिस आता है और विकास को वो लड्डू वापस करने लगता है कि तुम ये लड्डू ले लो बस। लेकिन विकास और सचिव जी साफ मना कर देते हैं, इसलिए विनोद तो वो लड्डू वहीं रख कर जाने लगता है। तब सचिव जी समझ जाते हैं कि भूषण ने कुछ कहा होगा, इसलिए वो जानबूझकर बात उठाते हैं कि लोग इंसान को गुलाम बना देते हैं, है ना। इसी तरह विकास भी विनोद को उकसाने लगता है, जो सुनकर विनोद बता देता है कि भूषण ने लड्डू खाने पर उसे कितना सुनाया। तब सचिव जी कहते हैं कि तुम कोई गुलाम थोड़े हो जो उसकी हर बात मानोगे। इसी तरह से वो विनोद को खूब भड़का देते हैं और विनोद भी ताव में आकर वो लड्डू खा लेता है। फिर सचिव जी कहते हैं कि तुम प्रधान जी के दुश्मन थोड़े हो, वो तो तुम्हें घर बुलाकर खाना खिलाने की बात कर रहे थे, आना चाहो तो आ सकते हो। तब विनोद मान जाता है। साथ ही वो कहता है कि मैं फिर भी भूषण भाई से गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रधान जी के घर जरूर आऊंगा। ये सुनकर ही सचिव जी और विकास खुश हो जाते हैं कि एक बार ये खाने पर आ जाए तो सही मौके पर इसे हम अपनी साइड कर लेंगे। अब रात को प्रधान जी के घर पर मंजू देवी पूरी सब्जी बनाती है और विनोद के आते ही ये लोग उसका आदर सत्कार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी विनोद से भूषण के बारे में बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो खाने में बिजी था। तब पूरी देने के बहाने मंजू देवी विनोद को कहती है कि तुम हमारी साइड होते तो रोज ऐसा खाना खिलाती मैं तुम्हें, जो सुनकर विनोद शांत हो जाता है। फिर इसी तरह से ये लोग बात घुमाते हैं और ये सब सुनने के बाद विनोद सीधा भूषण को कॉल करके कहता है कि मैं इस समय प्रधान जी के घर पर खाना खाने आया हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ विनोद इन लोगों को दिखाना चाह रहा था कि वो भूषण का गुलाम नहीं है, लेकिन भूषण तो ये सुनते ही फोन काट देता है, जो बात विनोद को अच्छी नहीं लगती। फिर सचिव जी कहने लगते हैं कि इससे ज्यादा इज्जत तो हमारे प्रधान जी आपकी करते हैं, आपका इनके साथ रहने में ज्यादा फायदा है। लेकिन विनोद कहता है कि मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन गद्दार नहीं हूँ। अब भूषण चाहे जैसा भी हो, मैंने उसे सपोर्ट किया था तो आगे भी करूंगा। ये सब कहकर विनोद वहाँ से जाने लगता है। तब सचिव जी कहते हैं कि उसी भूषण ने प्रधान जी पर गोली चलवाई थी, लेकिन विनोद साफ मना कर देता है, बल्कि वो तो उल्टा कह देता है कि शायद प्रधान जी ने ही खुद पर गोली चलवाई है, क्योंकि उनके हाथ पर गोली लगी है और सामने वाला चाहता तो उन्हें जान से भी मार सकता था, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। यही सब कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और अब सचिव जी भी प्रधान जी को देखने लगते हैं कि कहीं आपने सच में खुद पर गोली तो नहीं चलवाई। लेकिन प्रधान जी रिंकी की कसम खाकर कहते हैं कि मैंने खुद पर कोई गोली नहीं चलाई। खैर फिर अगले दिन विनोद से आकर माधव और भूषण मिलते हैं और ये लोग विनोद की तारीफ करते हैं, क्योंकि विनोद इन्होंने धोखा नहीं दिया प्रधान जी की साइड जाकर। साथ ही विनोद बातों बातों में इन्हें बताता है कि विकास की जमीन की खुशी में वो लड्डू बांटे गए थे, जो सुनकर भूषण सोच में पड़ जाता है कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से, जो उसने शहर के पास जमीन ले ली। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में भूषण माधव और विनोद के साथ सीधा विधायक से मिलने आता है, जहां विधायक किसी को पीट रहा था ताकि वो सच उगलवा सके कि प्रधान पर गोली किसने चलवाई। खैर फिर भूषण विधायक से बताता है कि एक खबर पता चली है कि उस शहर सचिव विकास ने शहर के पास जमीन ली है। समझ नहीं आ रहा कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से, जरूर इसमें उस प्रधान की चाल होगी। जो सुनकर विधायक कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। तभी माधव कहता है कि जो भी करना नॉमिनेशन से पहले करना, थोड़ा प्रधान की खिल्ली उड़ेगी तो गांव वालों के सामने मजा आएगा। ये सुनकर विधायक कहता है कि माधव तू दिमाग तो अच्छा चलाता है, जब भूषण की बीवी प्रधान बनेगी तो प्रधान तुझे ही बनाया जाएगा। ये सुनकर विनोद को अच्छा नहीं लगता। खैर इधर हम प्रहलाद, विकास और सचिव जी को बातें करते हुए देखते हैं कि वो नॉमिनेशन के लिए कैसे जाएंगे। तब प्रहलाद कहता है कि 8-10 सफेद कार लेकर चलेंगे, तो सचिव जी कहते हैं कि उस विधायक का घोड़ा भी लेकर चलते हैं ताकि हमारा रौब सबको दिख सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो चलाएगा कौन। तब यहाँ विकास बम बहादुर का नाम बताता है कि वो घोड़ा चला लेता है। यह सुनकर सचिव जी बम बहादुर को कॉल करके पंचायत ऑफिस आने के लिए कहते हैं। इधर प्रधान जी भी नॉमिनेशन की तैयारी में लगे थे, तभी उनके यहाँ एकदम से रेड पड़ जाती है जो विधायक ने भेजी थी। वहीं विकास के घर पर और पंचायत ऑफिस में भी पुलिस वाले आकर इन लोगों से फोन ले लेते हैं और इन्हें एक जगह बैठा देते हैं। अब जैसे रेड की खबर क्रांति देवी और भूषण को पता चलती है तो वो पूरे गांव वालों को भड़काने लगते हैं कि ये प्रधान ने काफी पैसों का घोटाला किया होगा, जिस पर गांव वाले भी इनकी बात मान रहे थे। यहाँ विकास पुलिस वालों को देखकर काफी टेंशन में लग रहा था। तब सचिव जी उससे पूछ लेते हैं कि बता
बताओ आखिर बात क्या है, तुम्हारे घर पर रेड पड़ने से कोई दिक्कत है क्या। इस पर विकास बताता है कि मेरे घर पर प्रहलाद चाचा के 6 लाख रुपए पड़े हैं जो जमीन लेने के बाद पैसे बच गए थे। अगर वो इनके हाथ लगे तो ये लोग मुझे कहीं जेल में ना डाल दें। ये सुनकर सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ बम बहादुर खिड़की से आता है कि बताओ सचिव जी क्यों बुलाया था। तब सचिव जी को आइडिया आता है और वो बम बहादुर को एक काम करने के लिए कहते हैं। इधर खुशबू भी उन पैसों को लेकर टेंशन में थी। तभी वहाँ किसी तरह सीढ़ी लगाकर बम बहादुर छत पर आता है और खुशबू को बुलाकर कहता है कि विकास ने वो पैसे मुझे देने के लिए कहा है, इसलिए जल्दी से लाओ, मुझे निकलना है। तभी खुशबू जैसे पैसे लेने नीचे आती है तो पुलिस वाले उसे रोक देते हैं कि जब तक रेड खत्म नहीं हो जाती चुपचाप यहीं बैठी रहो। लेकिन खुशबू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो जी मचल रहा था, इसलिए मैं छत पर खुली हवा में गई थी। खैर पुलिस को देखकर बम बहादुर वहाँ से भागने की सोचता है और बुरी तरह नीचे गिर जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर ये दोनों पुलिस वाले भी जैसे छत पर जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता क्योंकि बम बहादुर कहीं छुप गया था। खैर फिर पुलिस वालों को खुशबू कहती है कि प्रधान जी की बेटी रिंकी को बुला दीजिए, वो रहेगी तो मेरी तबीयत का ध्यान रखेगी। जो सुनकर पुलिस वाले भी मान जाते हैं। तभी उन्हें बम बहादुर दिखता है जो कहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे कहते हैं कि प्रधान जी की बेटी को यहाँ ले आओ। इसके बाद बम बहादुर सीधा रिंकी को लेने आता है और उससे पुलिस वाला बात करके जाने देता है। पर बम बहादुर को देखकर उसे शक होने लगता है कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। खैर इसके बाद जब रिंकी और खुशबू साथ में होते हैं तो रिंकी बताती है कि बम बहादुर घर के उस साइड में खड़ा है, तुम बस पैसे नीचे फेंक दो, वो ले जा लेगा। तब खुशबू पैसे लाकर देती है और रिंकी नीचे से ही वो पैसे छत के उस पार फेंक देती है। और जैसे बम बहादुर वो पैसे पकड़ता है तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, यानी उन्होंने बम बहादुर को रंगे हाथों पकड़ लिया था, वो भी पैसों के साथ। इसके बाद ये लोग रिंकी, विकास, बम बहादुर और खुशबू को थाने लेकर जाने लगते हैं। पर यहाँ प्रधान जी का ग्रुप गाड़ी के सामने आ जाता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, जरूर ये उस विधायक की चाल है जिसने आपको यहाँ भेजा है। और प्रहलाद भी कहता है कि ये पैसा मेरा है, लेकिन ये पुलिस वाला नहीं मानता। तभी वहाँ एक बड़े अधिकारी की गाड़ी आती है जो उस ऑफिसर को अंदर बुलाकर एक चाटा मारता है और कहता है कि उस विधायक की चाटना बंद कर, और वो वैसे भी विधायक नहीं रहा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल ले। ये बोलकर वो अधिकारी चला जाता है और ये ऑफिसर आकर चुपचाप प्रधान जी को पैसे लौटाकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आपकी पहुँच इतनी ऊपर तक है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर वो चला जाता है और भूषण और क्रांति देवी देखते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। यहाँ सचिव जी के साथियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें बचाने कौन आया और क्यों आया, क्योंकि इन्होंने किसी से भी मदद नहीं मांगी और कौन हो सकता है विधायक से भी ज्यादा पावरफुल। खैर फिर अगले दिन जाकर ये लोग चुपचाप अपने नॉमिनेशन फॉर्म भर देते हैं, जहाँ क्रांति देवी मंजू देवी के सामने खड़ी थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में सचिव जी अपने कजन से बात कर रहे होते हैं, जो उन्हें कह रहा था कि जब रिजल्ट जल्दी आने वाला है तो गांव से मेरे पास आ जा, वैसे भी वहाँ ना जाने कितने कांड होते रहते हैं। पर सचिव जी मना कर देते हैं और उनका भाई समझ जाता है कि सचिव जी रिंकी के चक्कर में गांव नहीं छोड़ना चाहते। खैर तभी सचिव जी देखते हैं कि एक रिक्शा वाला एक बूढ़े आदमी को पंचायत ऑफिस के पास छोड़कर चला गया है। तो सचिव जी पूछने जाते हैं कि आपको किससे मिलना है। तब वो बूढ़े आदमी बताते हैं कि मैं रिंकी का नाना हूँ और मुझे अपनी बेटी मंजू देवी से मिलना था। इस पर सचिव जी बताते हैं कि वो तो इस समय इलेक्शन के प्रचार में गांव घूम रही होंगी, अभी तो नहीं मिल पाएंगी। फिर सचिव जी तुरंत प्रधान जी को कॉल करके बताते हैं कि आपके ससुर आए हैं जो घर जाना चाह रहे हैं। ये सुनकर प्रधान जी तुरंत रिंकी को घर भेज देते हैं और सचिव जी से कहते हैं कि उन्हें घर पहुंचा दीजिए बस। तब सचिव जी नाना से कहते हैं कि चलिए बाइक से आपको घर छोड़ाता हूँ, लेकिन नाना कहते हैं कि बाइक पर मैं बैठ नहीं पाता और मुझे उससे डर भी लगता है। ये सुनकर सचिव जी को समझ नहीं आता कि अब मैं इन्हें घर कैसे लेकर जाऊंगा। तो नाना पैदल चलने की बात करते हैं और सचिव जी भी उन्हीं के साथ चलने लगते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि नाना बहुत ही धीरे चल रहे थे, ऐसे तो सुबह से शाम हो जाती घर पहुंचने में। तब सचिव जी को एक आदमी साइकिल से जाता दिखता है, इसलिए वो उससे साइकिल उधार मांगते हैं और नाना से कहते हैं कि साइकिल से जाने में दिक्कत तो नहीं है ना। तब नाना भी मान जाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि नाना को स्पीड से डर लगता था। तब सचिव जी नाना को पैदल ही लेकर रिंकी के घर तक जाते हैं और ये सब भूषण के साथ ही देख रहे थे।
जो अपने प्रचार में बिजी थे। रास्ते में नाना सचिव जी से कई तरह की ज्ञान की बातें भी करते हैं कि जैसे आपको तो न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई भी जीते आप बस अपना काम करते रहिए। साथ ही वो कहते हैं कि लगता है मेरी बेटी ने प्रधान बनकर गाँव में ज्यादा भला काम नहीं किया, इसलिए अब उसे प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है। खैर अब घर पहुँचने के बाद सचिव जी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन नाना उन्हें रोक लेते हैं कि जब तक मेरी लाई मिठाई नहीं खाओगे मैं जाने नहीं दूंगा। तो सचिव जी को उनकी बात माननी पड़ती है। हालांकि रिंकी से मिलकर सचिव जी बहुत खुश थे। इधर दोनों दल आमने सामने आ जाते हैं, जहां मंजू देवी और क्रांति देवी प्रचार कर रही थी, पर किसी बात पर क्रांति देवी की खुशबू से बहस होने लगती है। तो क्रांति देवी खुशबू से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने प्रहलाद के पैसों से जमीन ली है, लगता है कि खाना खिलाने के अलावा प्रहलाद को तुम बहुत खुश भी करती होगी। ये सुनकर तो खुशबू क्रांति देवी को मारने लगती है और किसी तरह मंजू देवी ये लड़ाई शांत कराती है। फिर क्रांति देवी के जाने के बाद खुशबू बहुत रोती है कि मैं तो प्रहलाद चा को अपने पापा की तरह मानती हूँ और ये औरत कितनी घिनौनी बात कर रही है। तब विकास खुशबू को घर लेकर जाता है और प्रहलाद भी क्रांति देवी की ये बातें सुनकर पूरी तरह टूट गया था। खैर इसके बाद खुशबू विकास को वो 6 लाख रुपए देती है प्रहलाद को लौटाने के लिए और विकास प्रहलाद को पैसे दे आता है। साथ ही वो अब जमीन भी प्रहलाद को वापस करने वाला था ताकि गाँव में उस पर और उसकी पत्नी पर कोई उंगली न उठा सके। ये बात प्रहलाद को भी बहुत बुरी लगती है कि खुशबू को क्या क्या सुनना पड़ गया। खैर अब जब सचिव जी उस आदमी की साइकिल देकर वापस पंचायत ऑफिस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि भूषण अभी भी अपने प्रचार करने में बिजी था और वो अपने चुनाव चिन्ह कुकर में लौकी पका रहा था सबके सामने। लेकिन तभी वहाँ कुकर फट जाता है और भूषण की हालत खराब हो जाती है। सचिव जी भी उसकी मदद के लिए भागते हैं, लेकिन भूषण साफ मना कर देता है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे, जो देख कर सचिव जी भी चुपचाप निकल लेते हैं। खैर अब आज रात को प्रधान जी का पूरा ग्रुप बियर पीने आता है, जहाँ नाना भी मौजूद थे। तब प्रहलाद कहता है कि आप लोग ही विकास को समझाइए कि मुझे जमीन वापस नहीं चाहिए। तब विकास कहता है कि गांव वालों का मुंह बंद इसी से होगा। जो सुनकर नाना कहते हैं कि जब तुम प्रहलाद को अपने बाप समान मानते हो तो गांव वाले क्या कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। जो सुनकर विकास को भी ये बात सही लगती है और फिर ये लोग भूषण के कुकर फटने पर हंसने लगते हैं। यानी इन लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में प्रधान जी देखते हैं कि हर जगह क्रांति देवी के पोस्टर लगे हैं और भूषण इस बार जीतने के लिए सारे पैतरे आजमा रहा था। तभी प्रधान जी पर किसी का कॉल आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं, जिस पर प्रधान जी भी मान जाते हैं। फिर जब सचिव जी और विकास बात कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि इन्हें किसी सांसद ने मिलने बुलाया है, जिसने उस विधायक को विधायक बनाया था। तभी वहाँ प्रधान जी आते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं, और जाने से पहले वो परफ्यूम लगा लेते हैं। साथ ही विकास, प्रहलाद और सचिव जी के भी लगाते हैं कि बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं तो महकना जरूरी है। फिर जब ये लोग सांसद के घर पहुंच जाते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि कहीं सांसद ने हमें विधायक से केस वापस लेने को तो नहीं बुलाया। तभी वहाँ वो सांसद आता है और हालचाल लेने के बाद बताता है कि हमारी पार्टी ने उस चंदू को यानी विधायक को पार्टी से निकाल दिया है और वो चंदू अब विधायक भी नहीं रहा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी से प्रहलाद को टिकट दे दिया जाए और वो विधायक बनने के लिए तैयार है। यानी चंदू का यानी उसी विधायक का कॉल सांसद पर आता है, पर वो उठाता नहीं। यहाँ प्रहलाद साफ मना कर देता है कि मैं एमएलए के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सांसद कहता है कि हम तुम्हें ही लड़वाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है और लोग तुमसे सिंपैथी रखते हैं। जो सुनकर प्रहलाद शांत हो जाता है। साथ ही सांसद बताता है कि उस रेट से मैंने ही तुम्हें बचाया था। इधर मंजू देवी जब आलू खरीदने के लिए बाहर आती है तो सब्जी वाला बताता है कि ये आलू तो मुफ्त है, भूषण भाई ने इसके पैसे पहले ही दे रखे हैं, इसलिए आपको जितना लेना है ले लीजिए। ये सुनकर मंजू देवी भी हैरान थी कि ये भूषण तो क्या क्या करने में लगा है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। फिर वो सालू वाले से सारे आलू ले लेती है क्योंकि भूषण ने तो पैसे दे ही दिए थे, और फिर वो आलू लेकर समोसे वाले को दे आती है कि अब तुम इससे समोसा बनाओ और जो भी चाय पीने आएगा उसे फ्री में समोसा खिलाना। साथ ही बताते रहना कि ये मंजू देवी की तरफ से है, बाकी जो पैसा होगा मैं दे दूंगी। यानी अब मंजू देवी भी अपना दिमाग चला रही थी। यहाँ प्रहलाद को ये लोग समझा रहे थे कि तुम्हें इलेक्शन में खड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि तुम विधायक बनोगे तो गांव का ही भला हो पाएगा, इसलिए गांव के लिए लड़ लो चुनाव। ये सब सुनने के बाद प्रहलाद मान जाता है। फिर जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पूर्व विधायक चंदू आता है और उसकी आवाज सुनकर ही सांसद इन सबको एक कार में छुपा देता है क्योंकि चंदू इन्हें देखेगा तो भड़केगा। फिर चंदू वहाँ आकर सांसद से कहने लगता है कि भैया मुझे पार्टी से क्यों निकाल दिया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन सांसद कहने लगता है कि पार्टी की चॉइस है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी चंदू को परफ्यूम की खुशबू आती है जो जानी पहचानी लग रही थी और वो देखता है कि कार में तो प्रधान जी बैठे हैं। ये देख
देखकर वो समझ जाता है कि सांसद क्या गेम खेल रहा है। तब सांसद बताता है कि पार्टी इन्हीं को चुनाव लड़ाना चाहती है। ये सुनकर चंदू प्रधान जी से कहता है कि बड़े अजीब लोग हो यार तुम, जिसने तुम पर गोली चलवाई उसी की पार्टी से चुनाव लड़ोगे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, पर ये लोग कुछ बोल नहीं पाते। सांसद भी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और ये सब सुनकर ये लोग घर चले आते हैं। वहीं यहाँ गाँव वाले मंजू देवी के बाटे फ्री के समोसे खा रहे थे और भूषण को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इसमें आलू उसी के हैं। फिर जब सब लोग प्रधान जी के घर पर होते हैं तो प्रहलाद भी कहता है कि हमें उस सांसद की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उसने प्रधान जी पर गोली चलवाई है। लेकिन प्रधान जी भड़क जाते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसे खेल खेले जाते हैं और तुम चुनाव लड़ोगे, मैं कुछ नहीं जानता। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में प्रधान जी गाँव वालों से वोट देने की बात कर रहे होते हैं। वहीं भूषण भी क्रांति देवी को जिताने की बात लोगों से कर रहा था। तभी वहाँ ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है और पूरे गांव की लाइट चली जाती है। ये देखकर मंजू देवी सचिव जी से कहती है कि चुनाव सर पर है, इसलिए जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर को सही करवाइए। जो सुनकर सचिव जी, प्रहलाद और विकास सीधा मैकेनिक के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन मैकेनिक साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अभी अभी तो मुझे छुट्टी मिली है, इसलिए कुछ दिन बाद आना। पर सचिव जी तो जिद पर अड़ जाते हैं। ये देखकर मैकेनिक कहता है कि कल मेरे गाँव आ जाना मुझे लेने, तुम्हारे साथ चल लूंगा ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए। जिस पर सचिव जी तुरंत मान जाते हैं, लेकिन प्रहलाद बाद में बताता है कि हम जाएंगे कैसे, क्योंकि वो तो उसी विधायक चंदू के गांव में रहता है, वहां जाना भारी पड़ जाएगा। जो सुनकर सचिव जी भी टेंशन में आ जाते हैं। अब इसके बाद आज रात पूरे गांव को बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ती है, और मंजू देवी भी सोच रही थी कि इससे चुनाव पर असर तो जरूर पड़ेगा। खैर, अब जब सचिव जी पंचायत ऑफिस में बैठे होते हैं, तभी देखते हैं कि भूषण तो 2 जनरेटर लेकर आया है ताकि गाँव वालों को बिना बिजली के रहना न पड़े। ये देखकर वो भी हैरान हो जाता है। फिर भूषण उन जनरेटर से पूरे गांव में बिजली करवा देता है, और प्रधान को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर आज की रात जैसे तैसे बीतती है और प्रधान जी अगले ही दिन 4 जनरेटर ले आते हैं कि जब तक लाइट नहीं आती इसी से काम चलेगा। पर ये देखकर भूषण भी प्रधान जी को छेड़ने लगता है कि बिजली वाले को बुला लीजिए, इतना फालतू लफड़ा क्यों कर रहे हैं। पर प्रधान जी कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि विधायक के गाँव से बिजली वाले को लाना मुश्किल था। तब भूषण प्रधान जी को और उकसाने लगता है कि आप तो बहुत बड़े डरपोक हैं, जो उस बिजली वाले को लेकर नहीं आ पा रहे। ये सुनकर प्रधान जी को गुस्सा आ जाता है और वो भूषण को चैलेंज कर देते हैं कि बिजली वाले को लेकर तो मैं आऊंगा ही। फिर प्रधान जी अपने ग्रुप को लेकर सीधा उस गांव में घुस जाते हैं उस मैकेनिक को लेने के लिए। पर वहाँ तो विधायक चंदू का आदमी इन्हें जाते हुए देख लेता है, और जब सचिव जी उस मैकेनिक के घर आकर उसे चलने को कहते हैं, तो मैकेनिक यहाँ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जाने वाला। साथ ही वो कहता है कि विधायक की आपके गाँव से दुश्मनी है, इसलिए मैं तो तुम्हारे गाँव नहीं आऊंगा। ये कहकर वो घर का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर इतनी ही देर में चंदू का आदमी आकर सचिव जी को मारने लगता है, और यहाँ काफी सारे गांव वाले आए थे। फिर यहाँ सचिव जी को पीट कर ये लोग चले जाते हैं और कहते भी हैं कि आज के बाद विधायक चंदू से पंगा मत लेना, जिसके बाद इन लोगों को खाली हाथ ही गाँव आना पड़ता है। और जब ये बात मंजू देवी गाँव वालों से बताती है कि उस मैकेनिक ने आने से ही मना कर दिया और सचिव जी को मारा भी है, तब उल्टा क्रांति देवी इनके खिलाफ बातें बनाने लगती है, और भूषण भी प्रधान जी को घेर लेता है कि आपके बस का एक काम नहीं है, आप ये गांव कैसे संभालेंगे। जो सुनकर प्रधान जी को बहुत दुख होता है, और वो कहते हैं कि गांव वालों ने मेरा काम देखा है, अगर उन्हें लगता है कि हम सही आदमी हैं तो हमें वोट देंगे, बाकी उनकी मर्जी। ये कहकर वो रोते हुए चले जाते हैं। फिर हम चंदू को देखते हैं, जो खुशी से अपने आदमी को एक चैन गिफ्ट देता है, क्योंकि उसने फुलेरा गाँव के सचिव को पीटा था। साथ ही भूषण को जिताने के लिए चंदू ने उस मैकेनिक को भी ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए भेज दिया था, जिससे लोगों को लगे कि भूषण ने ही वो ट्रांसफार्मर ठीक कराया है। अब रात को हम सचिव जी और रिंकी को साथ में टंकी पर देखते हैं, जहां आज पहली बार ये दोनों किस कर लेते हैं। फिर अगले दिन चुनाव भी थे, जहां गांव के सारे लोग वोटिंग के लिए आते हैं। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में आज सचिव जी का रिजल्ट का दिन था, इसलिए वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। फिर वो रिंकी को कॉल करके कहते हैं कि मेरा रिजल्ट तुम देख लेना, मुझे टेंशन हो रही है। उसी समय वहाँ विकास, प्रधान जी और प्रहलाद बियर लेकर आते हैं और कहते हैं कि चाहे खुशी हो या दुख हम साथ में पियेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा गया था तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तभी सचिव जी पर रिंकी का कॉल आता है और वह चुपके से जाकर बात करते हैं। तब पता चलता है कि सचिव जी की 97% आई है, जिसका मतलब था कि उन्हें अच्छे खासे कॉलेज में से MBA करने के लिए एडमिशन मिल सकता है। जो सुनकर सब खुश हो जाते हैं और बियर के जाम लगने लगते हैं। अब अगले दिन रिंकी सचिव जी से पूछ रही होती है कि अब आगे क्या करोगे, तो सचिव जी भी उसे अपने MBA के आगे का प्लान बता रहे होते हैं। एक तरफ
तरह से रिंकी यहाँ उन दोनों के फ्यूचर की बात कर रही थी। इधर प्रधान जी टेंशन में लग रहे थे कि चुनाव में जीतेंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने 25 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दे दिया था, जिस पर मंजू देवी कहते कि जीतेंगे तो हम ही, आप 50 किलो का ऑर्डर दे दीजिए। लेकिन प्रधान जी अभी भी श्योर नहीं थे। यहाँ भूषण को पूरा कंफर्म था कि वही जीतने वाले हैं, इसलिए वो तो 50 किलो लड्डू बनवा रहा होता है। फिर यहाँ सचिव जी से रिंकी कहते कि पापा हार गए तो क्या होगा, जिस पर सचिव जी कहते कि मेरा MBA में हो जाएगा तो मैं तो निकल लूंगा, इस भूषण का टॉर्चर कौन सहेगा। ये सुनकर रिंकी को गुस्सा आ जाता है कि ये सचिव जी तो मुझे छोड़कर कभी भी निकल सकते हैं, और वो स्कूटी लेकर निकल लेती है। फिर जैसे सचिव जी उसे मनाने के लिए बाइक से जाने लगते हैं तो बाइक का इंडिकेटर ही टूट जाता है और सचिव जी उसी को सही करने लगते हैं। यहाँ रिंकी का थोड़ा आगे जाकर गुस्सा शांत हो जाता है और वो कचौड़ी लेने के लिए रुक जाती है। फिर जैसे रिंकी कचौड़ी का ऑर्डर देती है तो वहाँ चंदू की बेटी भी आ जाती है और वो भी सेम कचौड़ी का ऑर्डर देती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कचौड़ी केवल 2 थी और दोनों को ही चाहिए थी, इसलिए दुकान वाला परेशान हो जाता है कि किसको पहले दूं। फिर कचौड़ी की बात पर ही रिंकी और चंदू की बेटी की बहस होने लगती है और ये दोनों अपने अपने पापा को कॉल कर लेती हैं। तब प्रधान जी सचिव जी को भेजते हैं कि जाओ शांति से मैटर को सुलझाओ। वही विधायक चंदू अपने खास आदमी को वहाँ भेजता है कि मामला आराम से सुलझा देना, ये लड़की का मामला है। तब यहाँ सचिव जी और वो दूसरा आदमी भी दुकान पर पहुँच जाते हैं और ये दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि रिंकी और चंदू की लड़की अपने आप यहाँ से चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब वो चंदू का आदमी सचिव जी से कहता है कि पैसा ले ले और इस रिंकी को लेकर यहाँ से चला जा। ये सुनकर सचिव जी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उस लड़के के जोरदार मुक्का मारता है कि आज अकेले मिला है तो छोड़ूंगा नहीं। ये देखकर रिंकी सचिव जी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं चंदू की लड़की भी चुपचाप चल देती है। खैर फिर जब सचिव जी और रिंकी घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में सचिव जी मफलर बांधने लगते हैं तो रिंकी उनकी मदद करती है। ये देख सचिव जी किस करने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिंकी रोक देती है कि ये सब रोज रोज नहीं चलेगा, जिस पर ये मुस्कुराते हुए घर आ जाते हैं। इसके बाद अगले दिन पूरी पुलिस फोर्स गांव में आती है क्योंकि आज रिजल्ट का दिन था तो दंगे भी हो सकते थे। तभी सचिव जी से पुलिस वाला भी मिलता है और कहता है सुना है आपका MBA में हो गया है तो आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि गाँव में लोग तरक्की के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, आप अपने करियर के बारे में सोचिए। जो बात सचिव जी भी सोचने लगते हैं। यहाँ प्रधान जी भी मंजू देवी के कहने पर 50 किलो लड्डू का ऑर्डर दे देते हैं। उन्हें भी लग रहा था कि हम जीत ही जाएंगे। इधर भूषण और क्रांति देवी चंदू के पास बैठे थे और भूषण कहता है कि जैसे ही मैं प्रधान बनूंगा पक्का आपका घोड़ा आपको वापस कर दूंगा। वहीं विनोद और माधव भी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ प्रहलाद और विकास भी आते हैं, जिस पर माधव प्रहलाद से पूछता है कि वो प्रधान बनकर कैसा लगता है, तो प्रहलाद कहता है मजा तो आता ही है। तभी विनोद पर भूषण का कॉल आता है जो बताता है कि हम चुनाव जीत गए हैं। ये सुनकर तो विनोद को झटका लगता है और फिर वो और माधव बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि ये खबर सुनकर विकास और प्रहलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं प्रधान जी और मंजू देवी को तो हार का सदमा ही लग गया था, क्योंकि वो पिछले 10 साल से यहाँ की प्रधान थी और अब भूषण इन्हें परेशान जरूर करेगा। इसके बाद चंदू भूषण के साथ जश्न मनाता है और पूरे गाँव में लड्डू बंटवाता है। इधर गुस्से में प्रधान जी सारे लड्डू ही फेंक देते हैं और उन्होंने अपना आपा खो दिया था। तब प्रहलाद आकर उन्हें संभालता है। अब अगले दिन पंचायत ऑफिस में प्रधान के नाम पर मंजू देवी की जगह क्रांति देवी लिखा जा रहा था, जो देखकर सब दुखी थे। तभी भूषण पूछता है कि सचिव जी आप यहाँ रुकेंगे या जाएंगे। तब सचिव जी कहते हैं कि अभी तो 4-5 महीने में यही हूँ, क्योंकि वो रिंकी के चक्कर में रुके थे। पर ये सुनकर भूषण खुश हो जाता है कि अब मजा आएगा। हालांकि सचिव जी डर रहे थे कि अब न जाने ये भूषण क्या क्या करेगा। यहीं पर सीजन 4 खत्म होता है। दोस्तों आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।